ईस्ट कोस्ट। बूढ़े बेली ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलते हुए कहा। वो वाकई बेहद बूढ़ा था। उसके हलक से आवाज़ भी बड़ी मुश्किल से निकलती थी और आंखों के पपोटे बुढ़ापे की वजह से इस कदर भारी हो गए थे कि उसके लिए मुसलसल आंखें खोलना भी मुश्किल हो रहा था। इमरान और सलागो दोनों ही उसके बिस्तर के साथ पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठे हुए थे। वो इस वक्त एक फ्लैट में थे जो बूढ़े बेली की मिल्कियत था और बूढ़ा बेली यहाँ बिस्तर पर पड़ा तकरीबन अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम गुजार रहा था। फ्लैट खासी कीमती फर्नीचर से आरास्ता था और वहाँ 2 मुलाजिम भी मौजूद थे। बेली ने लिबास भी खासा कीमती और आरामदाह पहना हुआ था और उसके बेड की साइड में एक पूरा रैक कीमती शराब की बोतलों से भरा हुआ था। इन सब बातों से जाहिर होता था कि दौलत बूढ़े बेली के लिए कोई मसला नहीं है, सिर्फ बुढ़ापे ने उसे बेबस करके रख दिया है। सलागो ने यहाँ पहुंचकर उसे किसी ऐसी शख्सियत का हवाला दिया था कि बेली उनसे ताउन पर आमादा हो गया था और इमरान ने इससे पहला सवाल ही ईस्ट कोस्ट के मुतालिक पूछा था और ईस्ट कोस्ट का नाम सुनते ही बूढ़ा बेली सोच में डूब गया था। नहीं, ऐसा कोई नाम मेरी याददाश्त में मौजूद नहीं है। मैं यहाँ मौजूद हर छोटे बड़े जजीरे से वाकिफ़ हूँ, लेकिन ईस्ट कोस्ट नाम का कोई जजीरा कहीं कभी रहा है और ना अब है। आखिरकार बूढ़े बेली ने इनकार में सर हिलाते हुए जवाब दिया। मुझे भी इस नाम से यही शक गुजरा था कि ये समंदर में फैले हुए लातादाद जजीरों में से कोई जजीरा होगा, लेकिन फिर मुझे बताया गया कि ये जजीरा नहीं है। अलबत्ता एक पॉइंट मिला है कि यहाँ जंगल है और ये जगह दारुल हुकूमत से बहुत दूर वाक़ है। शायद इन पॉइंट से आपको कोई मदद मिल सके। इमरान ने जल्दी से कहा। जंगल और दारुल हुकूमत से बहुत दूर, ओल्ड बेली ने कहा और एक बार फिर आंखें बंद करके सोच में डूब गया। चंद लम्हों बाद उसने चौंक कर आंखें खोली। ओह, वो लाजमन वही होगा, बिल्कुल वही होगा। उसे भी कोस्ट कहते थे, लेकिन ईस्ट कोस्ट नहीं, सिर्फ कोस्ट। बेली ने इस बार पुरजोश लहजे में कहा। उसकी बूढ़ी और अधखुली आंखों में तेज़ चमक उभर आई थी। किस जगह की बात कर रहे हैं आप? इमरान ने चौंक कर पूछा। उसके लहजे में बेहद इश्तियाक था। बहरे अकाटिक और बहरे बैरंग के दरमियान एक वसी इलाका है जिसे कमचिटका कहते हैं। होकिडो से छोटे छोटे जजीरों की एक जंजीर सी कमचिटका तक जाती है। इन जजीरों को जज़ायर क्यूराइल कहा जाता है। कमचिटका इंतहाई खौफनाक जंगलात से भरा हुआ है। यहाँ आबादी बहुत थोड़ी है और कहीं कहीं मौजूद है। बहरहाल, जज़ायर क्यूराइल से जब कमचिटका का साहिल आता है तो इस साहिल को कोस्ट कहते हैं। यहाँ मौजूद जंगल इंतहाई खौफनाक जंगल समझा जाता है। यहाँ खौफनाक और उबलती हुई दलदलों की भी कसरत है और यहाँ इंतहाई खौफनाक दरिंदे भी कसरत से पाए जाते हैं। लेकिन ये इलाका आबो हवा के लिहाज से जन्नत का टुकड़ा कहलाता है। इंतहाई शानदार आबो हवा के साथ साथ यहाँ फूलों की भी इस कदर कसरत होती है कि पूरा इलाका फूलों से लदा रहता है। हो सकता है इसके मशरकी साहिली इलाके को ईस्ट कोस्ट कहते हों, ओल्ड बेली ने कहा और फिर हाँफने के से अंदाज में तेज़ तेज़ सांस लेने लगा। आपने आखिरी बार ये इलाका कब देखा था? इमरान ने पूछा। मुझे तो तवील अरसा हो गया है। मेरा ख्याल है 25 साल हो गए होंगे। क्यों? ओल्ड बेली ने चौंक कर पूछा। इसलिए पूछ रहा था कि मैं इस इलाके की मौजूदा पोजीशन जानना चाहता हूँ। इमरान ने होंठ भींचते हुए कहा। ओह, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें मशहूर शिकारी सतोजो से मिलना पड़ेगा। सतोजो इस इलाके का कीड़ा कहलाता है और अब शायद ना जाता हो, क्योंकि आजकल अखबारात में उसकी दास्तानें नहीं छपती, लेकिन 2-3 साल पहले वो मुसलसल लिखता था। ओल्ड बेली ने कहा। ये सतोजो साहब कहाँ रहते हैं? इमरान ने पूछा। मैं जानता हूँ, वो पार्कवे में रहते हैं, सलागो ने कहा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमारी बेहद रहनुमाई फरमाई है। अब इजाज़त दीजिए, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा और ओल्ड बेली ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। वो दोनों उसके फ्लैट से निकले और फिर नीचे खड़ी अपनी कार में बैठकर आगे बढ़ने लगे। ये सतोजो कैसा आदमी है? इमरान ने कार में बैठते ही सलागो से पूछा, जो ड्राइविंग सीट पर मौजूद था। बहुत मशहूर शिकारी है, लेकिन अब शायद किसी हादसे की वजह से माजूर हो चुका है। उसकी रीढ़ की हड्डी में कोई नुक्स पड़ गया है, इसलिए व्हील चेयर पर बैठा रहता है। वैसे अच्छा आदमी है, मेरा अच्छा खासा दोस्त है, सलागो ने कहा। ठीक है, देख लेते हैं कि वो क्या कहता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो इस वक्त बदस्तूर मकामी मेकअप में था, जबकि सलागो ने अपना मेकअप साफ़ कर दिया था क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं रही थी। इमरान ने चांग की कोठी से वापसी के बाद जूलिया को भी कॉल करके वापस चौशान क्लब बुलवा लिया था, क्योंकि वो और उसके साथी तो बहरे रास्तों के नाकाबंदी किए हुए थे, जबकि मादाम कोमो हेलीकॉप्टर के ज़रिए जजीरे जोटान से गई थी। इसलिए अब ये नाकाबंदी बेकार होकर रह गई थी। और वैसे भी जिस मकसद के लिए इमरान ने यह नाकाबंदी कराई थी, वो मकसद चांग की कोठी में ट्रांसमीटर कॉल से पूरा हो गया था। सलागो इमरान और उसके साथियों को चौशान क्लब में छोड़कर वापस चला गया था और वो आज दोबारा आया था
और वो दोनों ओल्ड बेली से मालूमात हासिल करने उसके फ्लैट में आए थे, जबकि इमरान और उसके साथी वहीं चौशान क्लब में ही मुकीम थे। थोड़ी देर बाद कार एक ऐसे एरिया में दाखिल हुई जहाँ छोटी छोटी रिहायशी कोठियाँ थीं। ये पार्कवे कहलाता है, सतोजो यहीं रहता है, सलागो ने बताया और इमरान ने सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद कार एक जैली सड़क पर घूमकर एक छोटी सी कोठी के गेट के सामने रुक गई। सलागो नीचे उतरा और उसने सुतून पर मौजूद कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया और फाटक के सामने खड़ा हो गया, जबकि इमरान कार में ही बैठा रहा। थोड़ी देर बाद फाटक खुला और एक नौजवान जो लिबास और शक्ल व सूरत से मुलाजिम लगता था बाहर निकल आया। जनाब, सतोजो को इत्तला दो कि उसका दोस्त सलागो एक मेहमान के साथ मुलाकात के लिए आया है, सलागो ने मुलाजिम से मुखातिब होकर कहा। ओह जनाब, तशरीफ़ लाइए, मैं उन्हें इत्तला करता हूँ। मैं फाटक खोलता हूँ जनाब, मुलाजिम ने कहा और फिर मुड़कर उसने थोड़े से खुले हुए फाटक को पूरी तरह खोल दिया। सलागो वापस कार में बैठा और कार अंदर ले गया। थोड़ी देर बाद वो मशहूर शिकारी सतोजो उनके सामने मौजूद था। वो दरमियाने कद लेकिन गठे हुए जिस्म का एक अधेड़ उम्र आदमी था, जिसका चेहरा बता रहा था कि उसने वाकई दुनिया के गर्म व खुश्क देखे हुए हैं। आंखों में सांप की सी चमक थी और चौड़ी थोड़ी बता रही थी कि वो ज़ाती तौर पर खासा शफ़ाक तबीयत का मालिक है। सलागो ने इमरान का तारुफ बतौर अपने एक दोस्त के कराया था और उसने इमरान का नाम चुंग बताया था। सतोजो सलागो का खासा दोस्त था, इसलिए वो सलागो से मिलकर खासा खुश नज़र आ रहा था। चंद लम्हों बाद मुलाजिम ने मशरूब के गिलास उन्हें लाकर दिए। आज कैसे भूल पड़े सलागो इधर, सतोजो ने मशरूब की चुस्की लेते हुए मुस्कुरा कर कहा। बस एक काम था, चुंग को भी शिकार का शौक़ है और इसे किसी ने बताया है कि ईस्ट कोस्ट में बहुत शिकार मिलता है, लेकिन ये पहले वहाँ कभी नहीं गया था। इसलिए जब इसने मुझसे जिक्र किया तो मैंने सोचा कि अपने दोस्त सतोजो से बात कर लेते हैं, वो तो इन इलाकों का कीड़ा है, बेहतरीन रहनुमाई करेगा, सलागो ने मुस्कुराते हुए कहा। ईस्ट कोस्ट और शिकार, ओह फिर तो चुंग को किसी ने गलत बताया है। ईस्ट कोस्ट में शिकार खेलना ममनू करार दे दिया गया है और ईस्ट कोस्ट में अब कोई नहीं जा सकता, वरना उसे फ़ौरन हलाक कर दिया जाता है, सतोजो ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। ममनू करार दे दिया गया है, क्या मतलब, सलागो ने चौंक कर पूछा। इमरान खामोश बैठा था। हाँ, किसी लॉर्ड ने ये सारा इलाका ख़रीद लिया है और उसने इसका नाम ईस्ट कोस्ट रखा है, वरना पहले सिर्फ कोस्ट कहलाता था। तकरीबन 12,000 एकड़ रकबा, ये वो इलाका है जो जज़ायर क्योराइल से शुरू होता है और आगे दूर तक चला जाता है। इस लॉर्ड का नाम किंग फो है। इसने सारे इलाके में खारदार तारे लगवा दी है और वहाँ उसके मुसल्लह अफराद मौजूद रहते हैं। उसने वहाँ एक जंगल के दरमियान एक शानदार रिहाइशगाह भी बनवाई है, जहाँ दुनिया की हर आसाइश मौजूद है। वहाँ तेज़ रफ्तार हेलीकॉप्टर भी मौजूद है और ऐसी मखसूस साख्त की जीपें भी है जिन पर बैठकर वो आसानी से न सिर्फ जंगल में घूम सकता है बल्कि इंतहाई खौफनाक दरिंदों का शिकार भी खेल सकता है। वहाँ उसका मैनेजर लंबागा है, वो भी इंतहाई मशहूर शिकारी है। उसकी भी सारी उम्र जंगलों में गुजर गई है। अब वो बूढ़ा तो है, लेकिन सेहत उसकी इतनी अच्छी है कि वो जवानों को भी मात देता है। यूँ समझो कि जदीद दौर का टार्जन है। शिकार में वो मेरा उस्ताद रहा है, इसलिए एक बार उसकी मेहरबानी की वजह से मुझे लॉर्ड की ये रिहाइशगाह देखने का मौका मिल गया था, क्योंकि लॉर्ड कभी कभार ही वहाँ जाता है, सतोजो ने जवाब दिया। लेकिन किंगफो तो मार्शल आर्ट के एक शोबे को कहते हैं, मेरा मतलब है एक गेम का नाम है, इमरान ने कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन बहरहाल ये उस लॉर्ड का नाम है। उसने ये नाम क्यों रखा है उसका मुझे इल्म नहीं है, और वैसे मैंने आज तक अखबारों में भी इस लॉर्ड का कभी जिक्र नहीं पढ़ा, लेकिन बहरहाल वो है सही, सतोजो ने जवाब दिया। फिर तो वहाँ शिकार नहीं खेला जा सकता, लेकिन वहाँ की सैर तो की जा सकती है, अगर आप अपने उस्ताद के नाम कोई रुक्का दे दे, इमरान ने कहा। नहीं, वहाँ कोई दाखिल ही नहीं हो सकता, रुक्का तो उस तक पहुँच ही नहीं सकता। ये तो इत्तेफाक से मेरा उस्ताद यहाँ आया था, काफ़ी अरसे पहले की बात है, तकरीबन 4 साल पहले की। तो मेरी किस्मत से उसके साथ मुलाकात हो गई और फिर वो मुझे खुसूसी हेलीकॉप्टर पर वहाँ ले गया और वहाँ एक हफ़्ता रहकर मैं उसके साथ ही वापस आ गया था। उसने मुझे बताया था कि लॉर्ड इंतहाई सख्त गिर आदमी है, वो अपने इलाके में किसी गैर आदमी का वजूद एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने सारे जंगल और ख़ास तौर पर सरहदी इलाकों में ऐसे ऐसे साइंसी आलात नस्ब किए हुए हैं कि कोई आदमी किसी तरह भी जिंदा सलामत इस इलाके में दाखिल नहीं हो सकता। फिर वहाँ उसके मुसल्लह अफराद का एक पूरा दस्ता मौजूद है जो इस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है। वो मखसूस साख्त की जीपों में वहाँ मुसलसल गश्त करते रहते हैं और उन्हें सख्ती से हुक्म है कि वो किसी भी गैर आदमी को देखते ही गोलियों से उड़ा दे, सतोजो ने जवाब दिया। और अगर हेलीकॉप्टर के ज़रिए कोई वहाँ पहुँच जाए तो, इमरान ने कहा। नहीं, लॉर्ड कोई बहुत बड़ा आदमी है, हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजर तो सकता है, वहाँ उतर नहीं सकता, वरना वो हेलीकॉप्टर तबाह कर देते हैं। बहरहाल आप वहाँ जाने का ख्याल दिल से निकाल दें,
आपने शिकारी खेलना है तो मैं आपको दूसरा स्पॉट बता सकता हूँ, सतोजो ने कहा। जाहिर है ख्याल तो छोड़ना ही पड़ेगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और सलागो भी हंस पड़ा, क्योंकि वह जानता था कि अब सतोजो बेचारे को क्या मालूम कि इमरान को हर सूरत में शिकार खेलना है। थोड़ी देर बाद वो सतोजो से इजाज़त लेकर उसकी कोठी से बाहर आ गए। अब क्या प्रोग्राम है इमरान साहब? सलागो ने कार का रुख उस सड़क की तरफ मोड़ते हुए कहा जो चोशान क्लब की तरफ जाती थी। प्रोग्राम तो बनाना पड़ेगा। ये किंगफो नाम यकीनन यांग ने ही रखा हुआ होगा और यहाँ ज़रूर कोई ख़ास चक्कर होगा, वरना यांग को सिर्फ ऐश करने की गर्ज से इतने लंबे चौड़े इंतजामात करने की क्या ज़रूरत थी? इमरान ने कहा और सलागो ने सर हिला दिया। बस एक गुजारिश है कि इस मिशन में आप मुझे अपने मातहत के तौर पर साथ ले जाए तो मैं इंतहाई मशकूर रहूँगा। चंद लम्हों बाद सलागो ने बड़े आजिज़ाना लहजे में कहा। यार अच्छे भले तुम ऐड फैलाने में मसरूफ़ थे, लगे रहो इस धंधे में, क्यों हमारे साथ ख़राब होते हो? इमरान ने हंसते हुए कहा और सलागो भी हंस पड़ा। ये भी मेरी एजेंसी का ही मिशन है, आप मेरी फ़िक्र ना करें, मैं आपके किसी काम में रुकावट ना बनूंगा। आप यकीन करें, आपके साथ गुजरने वाला हर लम्हा मेरे लिए सदियों के तजुर्बे का काम दे रहा है। सलागो ने कहा। ओके ठीक है, चले चलना, इमरान ने कहा और सलागो का चेहरा मसरत से जगमगा उठा। यांग और कोमो शानदार अंदाज की बनी हुई रिहाइश गाह के वसी लॉन के दरमियान मौजूद इंतहाई खूबसूरत तालाब के गर्म पानी में बड़ी सरखुशी के आलम में नहाने और गोता लगाने में मसरूफ़ थे। शरारती मछलियों की तरह पानी के अंदर एक दूसरे को पकड़ते और एक दूसरे से बचते, और फिर जब एक दूसरे को पकड़ लेते तो मिलकर कह कहे लगाने लगते। दोनों ने बाथ सूट पहने हुए थे। कोमो का हसीन जिस्म तो शफाफ पानी के अंदर किसी जलपरी जैसा दिखाई दे रहा था। अरे ये लंबागा इधर क्यों आ रहा है? अचानक यांग ने दूर से तेज तेज कदम उठाए तालाब की तरफ आते हुए लंबागा को देखते हुए कहा, और फिर वो तेजी से किनारे की तरफ बढ़ा और उछलकर नीले रंग के टाइलों से बने हुए तालाब के किनारे पर बैठ गया, जबकि कोमो उसी तरह पानी में तैरती रही। लंबागा वाकई टार्जन की तरह इंतहाई मजबूत जिस्म का आदमी था। उसका सर अंडे की तरह साफ था, अलबत्ता बड़ी बड़ी मूछें उसके चेहरे पर मौजूद थी, जिनमें सियाह बालों की निस्बत सफ़ेद बालों की तादाद ज़्यादा थी। उसने जिस्म पर चीते की खाल इस तरह ओढ़ी हुई थी जैसे वाकई वो टार्जन हो। कमर से एक होल्स्टर लटका हुआ था जिसमें रिवॉल्वर था, और कंधे से एक अजीब साख्त की मशीन गन लटक रही थी। क्या बात है लंबागा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? यांग ने लंबागा के करीब आते ही पूछा। बॉस, परेशानी वाली तो कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ आपको एक इत्तला देने आया हूँ कि जंगल के शुमाली आखिरी हिस्से में, यानी हमारी सरहदों से बाहर, शिकारियों की कोई टीम देखी गई है। वहाँ उन्होंने कैंप लगाए हुए हैं। ये लोग मकामी लगते हैं। इनके पास 2 ऐसी जीपें भी हैं जो खुसूसतन जंगल में सफ़र कर सकती है। लंबागा ने तफसील बताते हुए कहा। कितने अफराद हैं? यांग ने तेज़ लहजे में पूछा। 2 औरतें और 6 मर्द बताए गए हैं, सारे ही मकामी हैं, लंबागा ने जवाब दिया। ओके, हमारी हदूद से तो बाहर है, फिरते रहे वहाँ, लेकिन अगर वो हमारी हदूद में दाखिल होने लगे तो फिर उनके खात्मे में देर नहीं होनी चाहिए। और सुनो, अब उनकी मुकम्मल निगरानी भी करते रहो और इस तरफ अपने दस्ते भी पहुंचा दो, न जाने ये कौन लोग हो। यांग ने कहा। यस बॉस, हुक्म की तामील होंगी। मैंने पहले ही अपने आदमी वहां पहुंचा दिए हैं और उनकी मुकम्मल निगरानी के लिए इस इलाके के सबसे ऊंचे दरख्त में टेलीवेव मशीन भी नस्ब कर दी है, लंबागा ने जवाब दिया। ओके, यांग ने कहा और फिर पानी में गोता लगा दिया। लंबागा मुस्कुराता हुआ मुड़ा और फिर तेज तेज कदम उठाता वापस चल पड़ा। क्या बात थी यांग? कोमो ने यांग के करीब आने पर पूछा, तो यांग ने लंबागा की बताई हुई पूरी तफसील बता दी। ओह, ये कौन लोग हो सकते हैं? कोमो ने कदरे परेशान होते हुए कहा। होंगे कोई सरफिरे शिकारी। बहरहाल तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी हदूद में दाखिल ही नहीं हो सकते, और अगर उन्होंने ऐसी कोई हिमाकत की तो दूसरे लम्हे उनकी रूहें उनके जिस्मों का साथ छोड़ जाएंगी, यांग ने कहा, और कोमो ने सर हिला दिया। दरअसल मेरे जहन में एक बात खटक रही है कि वो जीपे साथ क्यों ले आए हैं, कोमो ने कहा। जाहिर है उनका मकसद शिकार खेलना होगा, इसलिए जीपे ले आए होंगे, यांग ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुमने समझी नहीं मेरी बात। जिस तरफ तुम उनकी मौजूदगी की बात कर रहे हो उस तरफ बहुत थोड़े इलाके में जंगल है। उसके बाद साइबेरिया का इलाका शुरू हो जाता है जहाँ हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, और इतने थोड़े इलाके में शिकार के लिए जीपे ले आने की कोई तक नहीं बनती, और जंगल के बनी हुई मखसूस जीपे बर्फ़ में चल ही नहीं सकती। इसलिए जीपों का तो मतलब है कि दूर वसी इलाके में शिकार खेलने का प्रोग्राम बनाकर आए हैं, लेकिन इस तरफ पहुंचकर कैंप लगाने से जाहिर है कि उन्हें मालूम है कि इस तरफ का सारा इलाका हमारी मिल्कियत है और यहाँ दाखिला ममनू है, और लंबागा के मुताबिक वो मकामी यानी बाचानी है, कोई गैर मुल्की नहीं है।
कोमो ने कहा और यांग हैरत से कोमो को देखने लगा। ओह, तुम्हारी बात बहुत गहरी है, मैंने तो इस पर गौर ही नहीं किया था। लेकिन इनका इरादा जो भी हो, बहरहाल वो हमारे इलाके में दाखिल नहीं हो सकते, और इस थोड़े इलाके में अगर वो शिकार खेलते हैं तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है। तुम लुत्फ़ ख़राब ना करो, यांग ने कहा और कोमो ने भी सर हिला दिया। यांग ने एक बार फिर उसी अंदाज में खेलने की कोशिश की जैसे वो दोनों लंबागा के आने से पहले खेलने में मसरूफ़ थे, लेकिन कोमो ने वापसी का ऐलान कर दिया और मजबूरन यांग को भी तालाब छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। वो अब दिल ही दिल में लंबागा को कोस रहा था, जिसने ये इत्तला देकर उसके रंग में भंग डाल दी थी। लेकिन जाहिर है अब तो भंग पड़ चुकी थी, इसलिए वो किनारे की तरफ तैरने लगा। इमरान एक ऊंचे दरख्त की चोटी पर मौजूद था। उसकी आंखों से इंतहाई ताकतवर लेंस की दूरबीन लगी हुई थी और वो काफ़ी देर से जंगल के जुनूबी हिस्से को देख रहा था, जहाँ हद नज़र तक इंतहाई घना और तारीक जंगल फैला हुआ था। वैसे जंगल वाकई जंगल होने के साथ साथ हर रंग के इंतहाई खुशनुमा फूलों की झाड़ियों से लदा हुआ था, इसलिए वाकई वो एक खूबसूरत जंगल था। और उसके एक तरफ साइबेरिया और दोनों अतराफ में समंदर होने की वजह से जंगल की आबो हवा बेहद खुशगवार थी। हर वक्त वहाँ हवा चलती रहती थी और ये हवा ना गर्म थी और ना इंतहाई ठंडी, बिल्कुल ऐसी हवा थी जैसे मौसम बहार में पाकिस्तान में चलती है। यहाँ वो जंगलों वाला मखसूस और पागल कर देने वाला हब्स बिल्कुल ना था। इस लिहाज से ये इलाका वाकई जन्नत का एक टुकड़ा था। लेकिन जिस तरह जन्नत में सांप ने आकर आदम और हवा को बहका दिया था, इस तरह वहाँ यांग और उसके आदमियों की मौजूदगी उस जन्नत में सांपों की तरह उसे खटक रही थी। यहाँ आने से पहले एक बार तो उसने ये प्रोग्राम बनाया था कि वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए बराह रास्त इस पैराडाइज हाउस में जाकर उतर जाए, लेकिन फिर उसने बहुत गौर करने के बाद ये प्रोग्राम तर्क कर दिया, क्योंकि सतोजो की बातें सुनने के बाद उसे अंदाज़ा हुआ था कि इस जंगल में कोई ख़ास प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जा रहा है, इसलिए इसमें आदमी के दाखिले को रोकने के लिए इस कदर खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। ऐसी सूरत में हो सकता है वहाँ ऐसी गनें मौजूद हो जिनसे हेलीकॉप्टर को आसानी से तबाह किया जा सकता हो, और चूँकि नीचे घना जंगल होगा इसलिए उन्हें गनों की मौजूदगी का इल्म ही ना हो सकेगा और वो आसानी से हेलीकॉप्टर समेत हिट हो सकते हैं। यही वजह थी कि उसने हेलीकॉप्टर से बराह रास्त उतरने का प्रोग्राम तर्क कर दिया था और फिर उसने साइबेरिया के इलाके की तरफ से जंगल में अंदर दाखिल होने का प्रोग्राम बनाया। सतोजो से हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक उसने ज़रूरी असला और जंगल में खुसूसी तौर पर काम आने वाली जीपों का इंतज़ाम कर लिया था। सलागो ने वाकई इस सारे काम में उसकी बेहद मदद की थी और उसके बाद वो एक बड़ी जहाज़नुमा कश्ती की मदद से बहरे बैरंग में सफ़र करते हुए किनारे पर आ लगे थे। और उसके बाद वो कश्ती तो वापस भेज दी गई और उन्होंने जंगल में एक जगह कैंप लगा लिए। चूँकि वो रात को वहाँ पहुँचे थे, इसलिए कैंप समंदर के किनारे के करीब ही लगाए गए थे। दूसरे रोज़ सुबह को उन्होंने वहाँ से कैंप उखाड़े और फिर काफ़ी आगे जाकर जंगल के अंदरूनी हिस्से में कैंप लगा दिए। वाकई यहाँ दरिंदों की काफ़ी कसरत थी, इसलिए वो लोग कैंपों के गिर्द बाकायदा पहरे दे रहे थे। इमरान को यहाँ आकर जोसेफ की याद बहुत आई थी। अगर उसे मालूम होता कि इस कदर खतरनाक और घने जंगल में जाना पड़ेगा तो वो जोसेफ को साथ ले आता, लेकिन अब उसके पास इतना वक्त ना था कि वो जोसेफ को बुलाता और उसके आने तक बेकार बैठा रहता। सलागो के साथ लेडी चेरिंग भी उसके हमरा आई थी। लेडी चेरिंग को साथ ले आने पर तैयार ना था, लेकिन लेडी चेरिंग ने जब बेहद इसरार किया और सलागो ने भी उसकी सिफारिश की और बताया कि वो बेहद बहादुर लड़की होने के साथ साथ मार्शल आर्ट की भी माहिर है और उसका निशाना भी शानदार है, तो इमरान उसे साथ ले आने पर रजामंद हो गया। फिर चेरिंग ने जूलिया को भी न जाने किस तरह राज़ी कर लिया कि जूलिया ने भी उसकी सिफारिश की थी और इमरान ने बाकायदा जूलिया पर सारा एहसान रखते हुए उसे साथ चलने की इजाज़त दे दी। इमरान दरख्त पर चढ़ा दूरबीन से जायज़ा लेने में मसरूफ़ था। उसे इस वक्त यांग या कोमो की इतनी फ़िक्र ना थी, बल्कि वो जानना चाहता था कि यांग इस जंगल में ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट मुकम्मल कर रहा है जिसकी वजह से इसने जंगल में किसी के आने की इतनी सख्ती से रुकावट डाली हुई है। उसके जहन में यही बात खटक रही थी कि कहीं इस प्रोजेक्ट का कोई ताल्लुक वाटर पावर के असल मंसूबे से ना हो। लेकिन जंगल इस कदर घना था कि सिवाय दरख्तों के उसे और कोई चीज़ नज़र ना आ रही थी। एक तवील सांस लेते हुए उसने दूरबीन आंखों से हटाई और फिर दरख्त से नीचे उतरने लगा। कुछ दिखाई दिया? दरख्त के नीचे मौजूद कैप्टन शकील और सलागो ने इमरान के नीचे पहुंचते ही पूछा। अगर मुझे कुछ दिखाई देता तो मैं किसी महकमे में भर्ती ना हो जाता, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और कैंपों की तरफ मुड़ गया। क्या मतलब? सलागो ने हैरत भरे लहजे में पूछा। यार, एक तो मतलब बता बता कर मैं खुद लुगत बन चुका हूँ। जो फ़िक्रा बोलता हूँ उसका मतलब भी बताना पड़ता है। भाई, मैं एक महकमे में भर्ती होने के लिए गया। उन्होंने कहा कि मेडिकल टेस्ट होगा और टेस्ट का पहला मरहला बीनाई की चेकिंग से पूरा होता था। टेस्ट लेने वाले साहब उम्मीदवारों के अज़दहम से उकता चुके थे, इसलिए उन्होंने तंग आकर बोर्ड पर लिख दिया, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, और फिर मुझे कहा कि पढ़ो क्या लिखा है।
मैंने पढ़ लिया कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे फेल कर दिया गया और मैं भर्ती ना हो सका। इमरान ने वजाहत करते हुए कहा और सलागो कहा मारकर हंस पड़ा। यानी मेरी बेबसरीती पर आप बजाय हमदर्दी करने के हंस रहे हैं। अच्छा ज़माना आ गया है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और सलागो एक बार फिर कहा लगाए बगैर ना रह सका। किस बात पर कहे लग रहे हैं अंकल? कैंप के बाहर खड़ी लेडी चेरिंग ने मुस्कुराते हुए सलागो से कहा। जूलिया और दूसरे मेंबर भी वहीं मौजूद थे। सलागो ने इमरान वाला लतीफ़ा सुनाया तो सब बेख्तियार हंस पड़े। यानी इमरान साहब, आपको पहले ही मरहले में फ़ेल कर दिया गया, लेडी चेरिंग ने हंसते हुए कहा। हम तो हर मरहले में फ़ेल होते आए हैं। बिनाई टेस्ट के बाद इंटरव्यू भी हुआ, उसमें भी हम फेल हो गए, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। अच्छा, क्या इंटरव्यू हुआ था? लेडी चेरिंग ने बड़े इश्तियाक भरे लहजे में कहा। इंटरव्यू लेने वाले साहब भी शायद उम्मीदवारों के अज़दाहम से उकता गए थे, इसलिए जो भी लड़का इंटरव्यू देने जाता फेल होकर आ जाता। हमने सोचा कि ये सब लड़के मालूमात आमा में ज़ीरो होंगे, इसलिए फ़ेल हो रहे हैं। चुनांचे हम भी गर्दन अकड़ाए अंदर पहुंच गए। इंटरव्यू लेने वाले साहब ने बड़े रौबदार लहजे में पूछा, गिलास के स्पेलिंग बताओ। हमने फ़ौरन बता दिए, GLASS। उन्होंने पहले से ज़्यादा रौबदार लहजे में कहा, फ़ेल, और हम मुंह लटकाए वापस आ गए। बाहर आकर जब हमने डिक्शनरी में स्पेलिंग देखे तो स्पेलिंग दुरुस्त थे। अब हमें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर हमें फ़ेल क्यों किया गया। इतने में हल्ला मच गया कि एक लड़का पास हो गया। हमारे समेत सब फेलशुदा लड़कों ने उसे घेर लिया कि वो कैसे पास हो गया। तो उसने बताया कि इंटरव्यू लेने वाले साहब ने उनसे कहा कि गिलास के स्पेलिंग बताओ। उसने बता दिए, GLASS। इस पर इंटरव्यू लेने वाले साहब ने कहा, फ़ेल, और उसने फ़ौरन कह दिया FAIL, फ़ेल, और उसे पास कर दिया गया। तब हमें पता चला कि जो हम नतीजा समझे थे वो नतीजा ना था, बल्कि इंटरव्यू लेने वाले साहब गिलास की तरह फ़ेल के स्पेलिंग पूछ रहे थे और हम बजाय स्पेलिंग बताने के मुंह लटकाए वापस आ गए थे। इमरान ने इंटरव्यू की तफसील बताई तो सलागो और लेडी चेरिंग के तो हंस कर पेट में बल पड़ गए, जबकि बाकी साथी भी हंसने लगे। इमरान साहब, मैंने आपसे इंटरव्यू की तफसील ना पूछी थी, बल्कि ये पूछा था कि आपने दूरबीन की मदद से क्या देखा है। कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने बताया तो है फ़ेल, क्योंकि हमें कुछ दिखाई नहीं देता। भाई, जंगल पर भी यही लिखा हुआ है और हम तो वही कुछ देख सकते हैं जो कि लिखा होता है, और दूसरे सवाल को हमेशा नतीजा समझकर मुंह लटका लेते हैं। यकीन ना आए तो मिस जूलियाना से पूछ लो, ये कहती है गेट आउट, और हम मतलब बताने की बजाय वाकई गेट आउट हो जाते हैं। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, और इस बार इस कदर ज़ोरदार कहा पड़ा कि जंगल गूंज उठा। बकवास करने में तुम सबसे आगे हो, जूलिया ने शर्मिंदा से अंदाज में हंसते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, अचानक दूर जंगल में खड़खड़ाहट की सी आवाज़ उभरी और वह सब चौंक कर जंगल की तरफ देखने लगे। दूसरे लम्हे जंगल की तरफ से एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी।